बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी और पिछली वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि अगली आने वाली वीडियोस में भी इंट्रोडक्शन को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो जो आज की वीडियो है ये भी इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, ये उसकी कंटिन्यूटी है। और आज की वीडियो में हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि पैराडाइम्स क्या होते हैं। तो कंटेंट आज की वीडियो का है प्रोग्राम पैराडाइम्स, प्रोग्रामिंग और उसकी टाइप्स क्या होंगी और कंपैरिजन होगा। थोड़ा बहुत कोड भी इसमें मैं डिस्कस करूँगा साथ साथ में, ताकि पता चल सके कि कोडिंग वाइज क्या क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स है, ये वर्ड जो है ये ग्रीक का वर्ड है और इसका जो माने हैं वो पैटर्न के हैं, यानी मॉडल और डिज़ाइन। तो जनरल सा ओवरव्यू में दे देता हूँ कि हम मॉडल और डिज़ाइन या पैटर्न जो भी है उसको क्यों बनाते हैं। देखें, हम जो भी चीज़ रियल वर्ल्ड में अगर कोई कार बनाता है, ठीक है, या कोई घर बनाता है या कोई पुल बनाता है या इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं, तो उससे पहले हम एक नक्शा बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। नक्शा और ब्लूप्रिंट किस लिए बनाते हैं? नक्शा और ब्लूप्रिंट जो है हमारी हेल्प करता है अपने गोल को अचीव करने में। ठीक है, जब हम एक चीज़ को कंक्रीट शक्ल में ले लाते हैं तो पहले हमारे पास एक आइडिया होता है। ठीक है, वो आइडिया जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है। हम उस ब्लूप्रिंट, उस आइडिया को उसको मज़ीद उसको करेज करेज के उसको एक फॉर्म में ले आते हैं और फिर उसको हम कंक्रीट वर्ड में, रियल वर्ड में ले आते हैं। ठीक है, या जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक आइडिया होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि ये स्टेप्स मैं करूँगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो इसको पैराडाइम बोल कहा जाता है। ठीक है, उसकी सिंपल एग्जांपल है कि किसी भी घर का या किसी भी बिल्डिंग का नक्शा। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स क्या चीज़ें, आपको पता चल गया होगा कि पैराडाइम क्या होता है। पैराडाइम जो होता है नक्शा होता है, ब्लूप्रिंट होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, उसको हम पैराडाइम बोलते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग पैराडाइम फिर क्या चीज़ है? प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो स्टाइल ऑफ कोड को कहा जाता है। ठीक है, स्टाइल ऑफ कोड का मतलब ये है कि आप कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो आप किस स्टाइल में, किस फॉर्म में लिख रहे हो, कौन से स्टाइल को फॉलो करके लिख रहे हो। ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहा जाता है। यानी एक ब्लूप्रिंट है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको उसको किस स्टाइल में उसको लिख रहे हो, आप कौन सा तरीका फॉलो करके कोड लिख रहे हो। कोड तो देखें, कोड है, ठीक है, वो अब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कोड क्या होता है या प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कोड कहते हैं, जो किसी भी लैंग्वेज में कंप्यूटर को दी जाती हैं और उसकी मदद से कंप्यूटर क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर या उसकी मदद से कंप्यूटर कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो इसको प्रोग्रामिंग क्या कहा जाता है। ठीक है, अब वो जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, वो प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग इंस्ट्रक्शन है वो किस स्टाइल में दे रहे हो, इसको प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहा जाता है। ठीक है, किस स्टाइल में आप कोड कर रहे हो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर कोडिंग के अंदर। ठीक है, जितने भी आप आगे हम अब देखेंगे इसके स्टाइल्स आप पढ़ोगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ये इस पे बहुत डिपेंड करती है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के ऊपर। अच्छा, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, टाइप्स इसकी दो हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है और एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है। ठीक है, सो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है? ठीक है, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग जो है ये कंपाइलर को हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम बताते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्यूशन हम देते हैं, बताते हैं उसको कि उसने क्या करना है। हर एक स्टेप आपने डिफाइन करना होता है, सीक्वेंस ऑफ कमांड होता है और इस पे मैक्सिमम जो गोल होता है ना, वो हाउ पे बेस्ड होता है। आप इसको
आप कंप्यूटर से रिजल्ट डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप उसको एक एक स्टेप करके दोगे। जिस तरह मैथ्स का क्वेश्चन होता है, तो आप अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एंड तक जाने के लिए आपने बीच के सारे स्टेप्स बताने होंगे। इस तरह नहीं है कि बस आप उसको कोई इनपुट दे दो उसको फार्मूले को, या तो और आपको रिजल्ट दे देगा, बल्कि आपने सॉल्व करना होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरह एलसीएम, इस तरह जो है हमारे पास 24 फॉर एग्जांपल एक नंबर है, और मैं 24 नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इसका बाइनरी, इसको 24 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने बाइनरी डिजिट्स बनेंगे, ठीक है। तो सिंपल कन्वर्जन इसकी सिंपल है। 24 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे, फिर उससे 12 आता है, फिर उसको मैं 2 पे डिवाइड कर दूँ 6 आता है। इस तरह आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो इसी तरह जो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग ऑफ स्टाइल है, ठीक है। इस स्टाइल में हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और हर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक एक स्टेप होता है, और स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ सॉल्व होती है, ठीक है। एक स्टेप के बाद जब दूसरा स्टेप आता है तो पिछले वाला स्टेप सॉल्व होता है, उसके बेस पे दूसरा स्टेप आता है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस बहुत सिंपल हैं, ठीक है। ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है, और इसके अंदर सिर्फ लूप्स वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये लूप्स वेरिएबल्स, और ये आगे जब हम कोई लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे तो उस लैंग्वेज के अंदर मैं ये पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि लूप क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं। तो इसको इस टाइम पे छोड़ दें, बस ये इसके, ठीक है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस में है कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे ये सॉल्व नहीं हो, एप्लीकेबल नहीं हो सकता ये स्टाइल। बहुत ज़्यादा अगर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो ये उधर ये काम नहीं करता ये स्टाइल ऑफ कोड। और इसके अलावा पैरेलल प्रोग्रामिंग लेस एफिशिएंट है, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये साइड पे कोड है, ठीक है। ये कोड जो है ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और इस कोड ने क्या करना है, इस कोड में मेरा जो गोल है वो मैंने एवरेज ऑफ 5 नंबर्स को मैंने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये इस कोड की मदद से भी मैं कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले मैंने इंट लिया है, ठीक है। इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है, और उसको मैंने इंट एरे लिया है मैंने 5 का, और उसके अंदर 5 नंबर्स हैं, ठीक है। फिर एक दूसरा इंट लिया है सम के नाम से, जिसको मैंने 0 से इनिशलाइज़ किया हुआ है। फिर फ्लोट लिया हुआ है। फ्लोट जो है ये एक डेटा टाइप है, ठीक है। एवरेज के नाम से उसको मैंने लिया हुआ है, ठीक है, और उस पर मैंने 0.0 लिया हुआ है। फिर फार लूप है, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होता है और 5 तक जाता है, ठीक है, और 1 इंक्रीमेंट होता है। और फिर उसके बाद सम के साथ मतलब ये कि जितने भी नंबर हैं इसको जो सम वेरिएबल होता है उसके अंदर ये कैलकुलेट करता है, और जब कैलकुलेट करके लूप अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करता है तो फिर सम को 5 के ऊपर डिवाइड कर। देखो ये आप कोड को पढ़ के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट होना है। तो इसमें हम जो है बेस करते स्टेप बाय स्टेप उसको बताते हैं, हाउ पे फॉलो कर रहे हैं हम। वो कंपाइलर को बता रहे हैं कि आपने एवरेज को फाइंड करना है, लेकिन किस तरह फाइंड करना है, क्या क्या करना है, हम उसको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। उसको सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से एक एक कमांड से उसको बता रहे हैं। और देखो ये जो इसके प्रोग्राम इसका जो स्टेट है ना, ये कोड का, इसका रिजल्ट तब आएगा जब ये एवरेज का रिजल्ट तब आएगा जब ये ऊपर की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर लेगा ये, ठीक है। तो इस स्टाइल ऑफ कोड को हम इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स में अनस्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस हैं। अच्छा, ये टाइप्स जो है ये बहुत बंदों ने, किसी ने इसको प्रोसीजर लिखा हुआ है, किसी ने इसको ऑब्जेक्ट, डिफरेंट लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स कंबाइन किए। लेकिन मैं इसकी ब्रॉड कैटेगरीज पे जाऊंगा और फिर इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये तो ब्रॉड कैटेगरी है लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉड इसकी कैटेगरी, इसके टाइप्स हैं। ये अनस्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अच्छा, अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है? अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जिस तरह नाम से, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बस एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर कोड लिखना होता है। आप उसके अंदर लाइन ऑफ कोड लिखते जाओ। कोई भी मैनेजमेंट, कोड की मैनेजेबिलिटी, कोड को रीयूजेबिलिटी, कोड की किसी किस्म की एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल नहीं रखा जाता। बस एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर आप कोड लिखते जाओ,
ठीक है। और ये स्टाइल ऑफ कोड जो है ये बहुत पहले जब प्रोग्रामिंग नई नई जो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी नई नई, तो उस टाइम पे ये बहुत फॉलो किया जाता था। इसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि फंक्शन इसके अंदर होते नहीं, फंक्शंस के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें अगर स्टेटमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे आपने प्रोग्राम को मूव करना है, स्टेटमेंट ऑफ वे ऑफ स्टेटमेंट चेंज करनी है उनकी एग्जीक्यूशन को, तो गो टू स्टेटमेंट थी वो यूज़ होती थी। ठीक है। तो एक फ़ाइल होती है, बस उसके अंदर कोड लिखो। ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या थे इस स्टाइल ऑफ कोड के? फास्ट एग्जीक्यूशन थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस कॉल्स इसके अंदर नहीं थी, और फुल फ्रीडम था प्रोग्रामर के लिए कि जिधर भी मर्जी हो वेरिएबल डिक्लेयर करो, वट एवर जिधर भी करो वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसको यूज़ करो, किधर से इनिशियलाइज करो, ये उसके अंदर थे। डिसएडवांटेजेस इसका सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज था वो है हार्ड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, हार्ड टू अंडरस्टैंड क्या है? देखो सिंपल इज डेट की एक फ़ाइल है, उसके अंदर आपने 500 लाइन का कोड लिखा हुआ है। ठीक है। अब 500 लाइन के कोड को आप दोबारा रीड कर रहे हो, उसके अंदर उसको अंदर कोई बग आया हुआ है उसको फाइंड कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो एक जगह पे आपने कोई कोड लिखा हुआ है और दूसरी जगह पे फिर भी उससे मिलता जुलता कोड है, तो उसमें फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। या गो टू स्टेटमेंट्स की वजह से उसको और भी फाइंड, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट जो थी ये प्रोग्राम की फ़्लो को चेंज करने के लिए यूज़ की जाती थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल था कोड को डिबग करना, उसको फाइंड करना, अंडरस्टैंड करना, और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में तो ये बिल्कुल काम नहीं करता था। और इसका जो और भी एक बहुत साइड इफ़ेक्ट था वो था कोड डुप्लीकेशन का। अच्छा, कोड डुप्लीकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल देखो एक जगह पे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है a+b। ठीक है, मुझे a+b कैलकुलेट करना है। अब मैं तो 300 लाइन के बाद फिर मुझे a+b को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं दोबारा a+b को शुरू से कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि मैं पीछे नहीं जा सकता। पीछे में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है उधर, उसने काम कर दिया। अब आगे में जो दोबारा वो कोड लिखना है, तो दोबारा कोड लिखने के लिए क्या होता था कि आप दोबारा उस चीज़ को दोबारा उस अगर पीस ऑफ कोड को आप उस जगह चाहिए आगे वाले इसमें, तो आपने दोबारा उसको शुरू से कोड करना होता था। तो ये एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इशू था ये स्टाइल जो है, क्योंकि इसके अंदर कोड मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं थी, कोड मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा जाता था। बस एक फ़ाइल थी और उसके अंदर आप लिखो। और ये असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, कोबाल, GW बेसिक्स में ये जो अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है ये यूज़ होती थी। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा जो तरीका है, ठीक है, पैराडाइम है, जो इम्पेरेटिव पैराडाइम है हमारे पास, वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर ये होता है कि कम्प्लेक्स जो कोड होता है, ठीक है, उसको जो बड़ा पीस ऑफ कोड होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब छोटे छोटे हिस्सों में उसको कन्वर्ट करके और उस एक एक पीस को फंक्शन हम कहते हैं। मतलब इसमें फंक्शन आप छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हो। अच्छा, ये फंक्शंस हम क्यों बनाते हैं? फंक्शंस हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें अगर फॉर एग्जांपल इस कोड की आगे ज़रूरत है तो हम इसको दोबारा उस जगह पे भी कॉल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने एक जगह पे कोड लिखा, उसका फंक्शन बनाया, उसको अलग अलग किया, ठीक है, तो आपको अगर जिधर जिधर ज़रूरत पड़ेगी तो आप जस्ट दोबारा कोड नहीं लिखोगे, उस फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसमें फंक्शंस थी छोटे छोटे और ये मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती थी, कोड मैनेजमेंट के लिए, कि कोड को जिस तरह पीछे बताया कि मैंने अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमने कोई हमारे पास कोई कोड का स्ट्रक्चर नहीं होता था, बस एक फ़ाइल के अंदर लिखो। इसके अंदर ये होता है कि कोड का स्ट्रक्चर होता है, बाकायदा कोड का स्ट्रक्चर होता था, छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता था। ठीक है, फिर उसको दोनों को फंक्शंस को यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, मेथड है। और इसके अंदर जो फंक्शन होता है, इसको जो स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है उसको फंक्शन बोलते हैं। मॉड्यूल भी बोलते हैं इसकी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी इसको कहते हैं, प्रोसीजर भी बोलते हैं, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, उसको सब प्रोग्राम भी बोले जाते हैं, क्योंकि एक बड़े प्रोग्राम के अंदर एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो उसको इसलिए फंक्शन सब प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल और फंक्शन और जो प्रोसीजर, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, जो फंक्शन होता है वो डेटा को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट उसके अंदर आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर के अंदर आप नहीं लिख सकते, वो डाटा रिटर्न नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ये जो स्मॉल पीस ऑफ कोड है इसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। सी में और C++ में स्मॉल पीस ऑफ कोड को फंक्शन कहा जाता है। और इसके अलावा
इसके विजुअल बेसिक में इसको सब रूटीन कहा जाता है, और जावा में इस स्मॉल पीस ऑफ कोड को मेथड कहा जाता है। ठीक है, ये यूज़र फ्रेंडली होता है, कोड डुप्लीकेशन नहीं होती, क्योंकि पिछले मैंने कहा था कि उसको अगर आप एक स्टेटमेंट चाहिए तो दोबारा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दोबारा आपने उस कोड को लिखना होता है। सी और सी प्लस प्लस, ठीक है, इसको फॉलो करते थे। अच्छा, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, इसको अभी दोनों का कोड को मैं डिस्कस करता हूँ। कोड को डिस्कस करता हूँ तो आपको स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की समझ आ गई। पहले अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के कोड को मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, ये अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कोड आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें जैसे देखें एंट ए है, ठीक है, एक वेरिएबल है, और उसको मैंने 10 पास किया हुआ है, पर 10 वैल्यू उसकी, फिर 5 एक वेरिएबल है। अब मैंने ऐड करना है, तो ऐड ऑपरेशन के लिए क्या करना है, ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी, और माइनस के लिए माइनस बी। अगर मुझे दोबारा ऐड करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा इधर ये ए प्लस बी इस प्रिंट सब्सट्रैक्शन के नीचे रिटर्न के ऊपर मैं दोबारा इसको कैलकुलेट करूँगा। तो सिर्फ एक फ़ाइल होती है इसकी, इसके अंदर कोई मैनेजमेंट और स्मॉल पीस ऑफ कोड नहीं होता। लेकिन अगर दूसरी तरफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाएं तो देखो, फंक्शन है, एडिशन के लिए एक छोटा सा फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, सम एंड, इसके अंदर दो वेरिएबल पास हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसका कोडिंग स्टाइल, इसको समझाने का जो जो कोई लैंग्वेज में स्टार्ट करूँगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ये समझाने के लिए आप जस्ट इसको एमएच को देख के भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों के कोडों में वाज़ेह फ़र्क है। ठीक है, सम, ठीक है, फिर इस तरफ सब्ट्रैक्शन के लिए एक वेरिएबल है, एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ हुआ है। ठीक है, वो जिस तरह काम करता है। फिर जब इसको देखें तो इन दोनों के इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। कोड एक है, सिंपल सा है। ठीक है, ये भी सम और माइनस के लिए है, और जो पिछले वाला अनस्ट्रक्चर था वो भी माइनस के, लेकिन इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा वाज़ेह कि देखो, एक में एक फ़ाइल के अंदर सब, दूसरे में फंक्शन मैंने बनाए हुए, इधर फंक्शन कॉल और सम को। अब देखो, इस जगह पे मुझे किधर भी ऐड चाहिए होगा, मैं दोबारा कोड नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट सम और उसके अंदर दो वेरिएबल पास करूंगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी। अच्छा, फिर हमारे पास तीसरी अप्रोच है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो पहले दो अप्रोचेस थी, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, ठीक है, वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर थी, अनस्ट्रक्चर थी, वो उसमें तो कोई फंक्शन वगैरह, कोई रीयूजेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट एक फाइल, उसके अंदर कोड बस ठूसते जाओ। स्ट्रक्चर के अंदर फिर कोड रीयूजेबिलिटी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, उसको फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस की मदद, हम फंक्शंस को बार बार यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। लेकिन उसमें भी फिर बहुत सी ऐसे इश्यूज थे, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो उसके ऊपर सॉल्व नहीं हो सकती थी स्टाइल ऑफ कोड पे। तो फिर अब जो ओरिएंटेड का कंसेप्ट है, क्योंकि दुनिया में देखें तो हर जगह हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट ही है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि दुनिया में ऑब्जेक्ट ही है, तो क्यों ना कोड भी इस तरह किया जाए कि उस ऑब्जेक्ट पे ही किया जाए। तो फिर ये अप्रोच यूज़ की गई, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल अप्रोच है। ठीक है, और जो बड़ी लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प, जावा, वो इस पे बेस्ड हैं। और ये अप्रोच को कंप्लीट, इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट सीरीज़ इस अप्रोच की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, जब हम ये लैंग्वेजेस वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो जब स्ट्रक्चर पोर्शन लैंग्वेज का कंप्लीट करूँगा मैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक अलग सीरीज़ होगी, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरह होती है, क्या होती है, क्यों की जाती है, कौन कौन से फ़ायदे हैं इसके, किस तरह की जाती है, इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जब हमें कंप्लीट, उसमें ये डिस्कस कर लेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फुल इशू। लेकिन फ़िलहाल इसके लिए इतना ही है कि इसमें हर चीज़ जो होती है ऑब्जेक्ट होती है, और ऑब्जेक्ट हर वो चीज़ होती है जिसके गिर्द हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसको, तो फिर उसमें हम फंक्शंस और लॉजिक को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन और लॉजिक्स के बारे में बात नहीं करते, बस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और इसके फ़ायदे हैं, रीयूजेबिलिटी है, इजी अंडरस्टैंडेबल है, सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में, और साथ में इस तरफ कोड है। ठीक है, क्लास ली गई है। क्लास के अंदर जो है दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है नाम, कैरेक्टर नाम के लिए, दूसरे आईडी के लिए, फिर नीचे एक वेरिएबल है पब्लिक, ये कॉल करते हैं। ठीक है, तो नीचे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो इसको हम जितने भी हमें एक पर्सन के रिलेटेड डेटा एंटर करना हो, तो हम बार बार उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर ये डेटा और ये चीज़ें पास करते हैं। कंप्लीट इसका, अभी इसको जस्ट समझ लें कि ये तीसरा पार्ट है इसका, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग का तीसरा स्टाइल ऑफ कोड है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है और इसको हम कंप्लीट इंशाल्लाह
अगली आने वाले इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास जो दूसरी टाइप है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की, वो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में हम वर्ड के ऊपर जो है वो ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन होती है, हाउ के ऊपर नहीं। देखो पिछली दफ़ा जो पिछला इम्पेरेटिव मैंने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया, तो उसके अंदर फुल हम क्या करते हैं, फुल हम बताते हैं कंपाइलर को कि आपने ये स्टेप करना है, ये स्टेप बाय स्टेप कंपाइलर को समझाते हैं कि आपने ये गोल तो अचीव करना है, लेकिन इस तरह अचीव करना है। इस जगह पे जो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है, इसमें ये चीज़ नहीं होती। इसके अंदर आप बस बताते हो कि मुझे ये चाहिए। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इसके ऊपर है। अच्छा, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, इसको कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह जो ओरिएंटेड में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इस जगह पे मैं सिर्फ इतना बताऊं कि एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हाइड होती है, और आपको जैसे एक इंटरफेस दिया जाता है और आप उस इंटरफेस को यूज़ करके काम लेते हो। जिस तरह उसकी एग्जांपल एक कार है, ठीक है, कार के अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, और वो ड्राइवर जो है उसको ये नहीं पता कि इंजन किस तरह काम करता है, उसको ये नहीं पता कि व्हील किस तरह रोटेट करता है, उसको ये नहीं पता कि गियर को चेंज करने से अंदर क्या अमल होता है। उससे इससे कोई काम नहीं होता, ना वो इसको ना उसमें पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो उसको जस्ट दो तीन चीज़ें दी गई हैं और वो उस इंटरफेस को यूज़ करके कार को चलाता है। तो इधर भी इस तरह होता है कि जो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग होती है, ये आपको जो फंक्शंस प्रोवाइड किए गए होते हैं, आप उस फंक्शंस को यूज़ करके उसके अंदर इनपुट्स डाल के, ठीक है, उससे आउटपुट लेते हो। डोंट नो अंदर आप कंप्यूटर को ये नहीं बताते कि आपने ये प्रॉब्लम किस तरह गेट करनी है। जब आप उन फंक्शंस को यूज़ करके ऑटोमेटिक तरीके से जो है गोल को अपने अचीव कर लेते हो। ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अच्छा, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग जो है ये फ्यूचर है, ठीक है। अभी जितने भी लैंग्वेजेस है, जितने भी एडवांस काम जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं, वो मैक्सिमम डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होती हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है और लॉजिक प्रोग्रामिंग है। पहले मैं लॉजिक प्रोग्रामिंग की बात करूँगा। लॉजिक प्रोग्रामिंग में जिस तरह इसमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है, और उस स्टेटमेंट को हम अपने कॉमन सेंस और लॉजिक की मदद से उसका कंक्लूजन फाइंड करते हैं। नो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है। हम लॉजिक, हमारे पास कॉमन सेंस होता है, हम कॉमन सेंस को से ही फाइंड करते हैं उसका कंक्लूजन। रूल्स हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया गया होता है, उस रूल्स को हम फॉलो करके हम उसकी कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लॉजिक प्रोग्रामिंग है। और इसकी एग्जांपल ये है कि देखो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, सुकरात इज़ अ मैन, ठीक है, सुकरात जो है वो एक आदमी है, ठीक है। और दुनिया के जितने भी आदमी हैं, आगे लिखा हुआ ऑल मेंस आर मॉर्टल, दुनिया के जितने भी आदमी हैं वो मॉर्टल हैं, अमर हैं, ठीक है। तो हम इससे ये स्टेटमेंट ही हम इससे ये निकाल सकते हैं कि सुकरात जो है वो मॉर्टल है, क्योंकि देखो सुकरात आदमी है और आदमी सारे मॉर्टल हैं, अमर हैं, तो सुकरात भी अमर है, ठीक है। तो ये इसकी जो प्रोलॉग है, ठीक है, वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो एक्सपर्ट सिस्टम्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये उसके अंदर ये लॉजिक प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम। क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं इस पे भी इंशाल्लाह मैं आगे इसको डिस्कस करूँगा। एक्सपर्ट सिस्टम जो है बेसिकली एक्सपर्ट होता है, ठीक है, और उसके अंदर नॉलेज पहले से बड़ी बड़ी होती है, और फिर उस नॉलेज के बेस पे रिजल्ट्स फाइंड करता है। और ये साथ में प्रोलॉग की स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट को जैसे एक, इसमें मैंने कोई कंप्यूटर को कोई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, बस सिर्फ एक लाइन के इंस्ट्रक्शन के अंदर ये इसका रिजल्ट फाइंड कर लेता है। फिर हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फ्लो ऑफ जो कंट्रोल होता है वो फंक्शन कॉल्स की मदद से होता है। इसके अंदर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल और तीसरा फंक्शन असाइनमेंट, कोई वेरिएबल वगैरह वो नहीं होते, बस उसको अंदर डायरेक्ट फंक्शन लो और उसको पास करो वैल्यू। तो सीरीज ऑफ फंक्शन ऑफ कॉल्स होती हैं, ठीक है, रादर देन के आप वेरिएबल्स लो और उसके अंदर पास करो। वेरिएबल डेफिनेटली होते हैं इधर भी, लेकिन ये है कि इधर आप इस कोड को देखें तो स्टार्ट में फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दो पास हैं, फिर आप नीचे दूसरा एफ स्टेटमेंट है, ठीक, इसी फंक्शन के अंदर जो है एफ का जो स्टेटमेंट है, फिर उसके अंदर दूसरा फंक्शन है। तो सीरीज ऑफ फंक्शन कॉल्स होती हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, और उसको कॉल करके ये फंक्शन आप एज ए इनपुट भी दे सकते हो, और फंक्शन आपको एज ए आउटपुट रिटर्न भी हो सकता है इसके अंदर। इसकी एग्जांपल में जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, ये दोनों जो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो कि इसके फंक्शन प्रोग्रामिंग को यूज़ करती हैं। अच्छा, कंपैरिजन कर लेते हैं अब दोनों का, इम्पेरेटिव और जो है हमारे पास डिक्लेरेटिव का।
तो इम्पेरेटिव हाउ पे बेस्ड है। जिस तरह मैंने बताया कि हाउ क्या होता है कि आप कंपाइलर को जब प्रोग्राम लिखते हो एग्जीक्यूशन के लिए तो उसको एक एक स्टेप का बताते हो, ये हाउ है। और डिक्लेरेटिव जो होता है वर्ड पे बेस होता है, उसमें आपको ये की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने ये कंपाइलर को ये नहीं बताते कि ये करो ये करो ये स्टेप एग्जीक्यूट करो। आप जस्ट उसके अंदर कोई फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन हो तो उसको कॉल करके वेरिएबल पास कर दो, उसके अंदर डेटा पास कर दो, फिर वो खुद अंदर खुद ही कैलकुलेट करके देगा। ये क्लासिक अप्रोच इम्पेरेटिव की बहुत पहले से यूज़ होती है असेंबली और मशीन लैंग्वेज के। और जो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है ये अभी नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग से प्रोग्रामिंग करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बर्डन जो होता है वो कंपाइलर वो खुद ही अपने ऊपर उठाता है। वो यूज़र को ज़्यादा इसमें वो नहीं देता कि आपने मुझे सारी डिटेल बतानी है, बस आपने उस फंक्शन को बताना है, बाकी कंपाइलर को पता है कि उसने फंक्शन से क्या क्या काम लेना है। ठीक है, तो जो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है, ठीक है, इसके अंदर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ऑर्डर, और हर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर भी आपने फॉलो करना होता है कि इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी, और दूसरे में आपने इनपुट, जब आप फंक्शन लेते हो जैसे इनपुट से इनपुट देते हो वो आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके देता है। और इसमें जो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है इसमें आपने फुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना हो। डिज़ायर्ड सोल्यूशन पाथ इज स्पेसिफाइड, जो जिस स्टेप पे जिन जिन रास्तों से जिन जिन कैलकुलेशंस करके आपने फाइंड करना है वो सारे अपने डिक्लेयर करने होंगे, और उसको पाथ बताना होगा। जिसकी एग्जांपल पिछले जो अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में या उससे पहले जो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग का कोड था जिसके अंदर एवरेज को फाइंड किया था मैंने, ठीक है, एवरेज का कोड था, आप उसको देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक एक स्टेप को डिफाइन किया गया होता है। ठीक है जी, और इसके और जो डिक्लेरेट है उसके अंदर बस आपने रिजल्ट स्पेसिफाइड होता है, डिज़ायर रिजल्ट आपने अचीव करना होता है। उसके अंदर आप लोगों ने स्टेप नहीं, बस फंक्शन ले और उसको कॉल करो। अच्छा, ये जो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है इसके अंदर पास्कल, सी, फोर्ट्रान, अल्गोल, ठीक है, ये वाली असेंबली लैंग्वेज, और दूसरे जो है इसके अंदर लेस पे एमएल है, ठीक है, एफ शार्प है, प्रोलॉग है, सीक्वल है, ठीक है, सीक्वल प्रोग्रामिंग जो है ये भी इसके अंदर आती है कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अब ये देखो ये कोड है, ठीक है, एक सिंपल सा कोड है, मैंने लिखा हुआ है कि कोड, इस कोड का क्या काम करना है। इस कोड ने 8 नंबर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक मेरे इम्पेरेटिव स्टाइल में भी कोड लिखा हुआ है, और साथ में उसके सामने डिक्लेरेटिव स्टाइल में भी मैंने उसी कोड को लिखा हुआ है। दोनों पीस ऑफ कोड का काम सेम है, दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे, लेकिन आप जस्ट इम्पेरेटिव स्टाइल ऑफ कोड को देखें और फिर साथ में डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोड को देखें तो आपको दोनों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, चलो इम्पेरेटिव स्टाइल ऑफ कोड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक लिस्ट मैंने ली है, ठीक है, और उस लिस्ट की डेटा टाइप जो है वो इंट है, और कलेक्शन उसको मैंने नाम दिया हुआ है, फिर उसके अंदर जो है भी 5 जो है वेरिएबल्स मैंने रखे हुए हैं। फिर नीचे मैंने एक दूसरी लिस्ट डिफ़ाइन की है, ठीक है, और उसको कोई भी वैल्यू मैंने नहीं दी, बस वो एम्प्टी है, ठीक है, उसके अंदर उसका नाम रिजल्ट है। फिर मैंने फॉर ईच लूप लिया हुआ है, फॉर ईच लूप को मैंने लिस्ट के ऊपर रन किया हुआ है। अब देखो 8 को फाइंड करने के लिए, 8 नंबर को फाइंड करने के लिए हम उसको 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। अगर 2 के ऊपर डिवीजन के बाद उसका वो 0 के बराबर ना आए उसका डिवीजन, ठीक है, रिमाइंडर 0 के बराबर ना आए तो उसको हमने 8 नंबर कहना है। तो नीचे जो है एफ की स्टेटमेंट लगी हुई है, ठीक है, और ये उसको 2 के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है रिमाइंडर हमें देता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, इसको 2 के ऊपर डिवाइड किया हुआ और ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो देखो ये उसको लिस्ट के अंदर रिजल्ट के अंदर जो है उसको ऐड कर रहा है, ठीक है, जो लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर इसको ऐड कर रहा है। अच्छा, ये देखो ये कितने लाइन ऑफ कोड है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लाइन ऑफ कोड है, और इसी को फिर मैंने डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोड में लिखा हुआ है। देखो जस्ट क्या है डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोड के, सिंपल एक वेरिएबल लिया मैंने रिजल्ट के नाम से, और फिर मैंने कलेक्शन काल की, जो ऊपर ये कलेक्शन जो है, ये जो इम्पेरेटिव में कलेक्शन, यही कलेक्शन आपने लिखना है इधर भी, ठीक है। तो मैंने कलेक्शन डॉट वेयर लगाया हुआ है, ठीक है, और नंबर को नंबर से लिंक से डिवाइड करके बराबर किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट में ये सबको डाल देगा। अच्छा, ये लिंक है, इसको लिंक कहते हैं, ये जो डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोड में मैंने जो कोड लिखा हुआ है ये लिंक है, और ये दूसरा जो है ये सिंपल फॉर ईच लूप से मैंने किया हुआ है। देखो दोनों का स्टाइल आप देख लें, तो डिक्लेरेटिव स्टाइल में क्या होता है, डिक्लेरेटिव स्टाइल में जस्ट आप उसको पाथ नहीं बताते, बस उसको आप इनपुट पास कर देते हो। वेयर को मैंने लिंक यूज़ किया हुआ है, ठीक है, लिंक की स्टेटमेंट यूज़ की, उसके अंदर मैंने जस्ट नंबर डाल दिया है बस, ठीक है। और इस जगह पे दूसरी जगह पे आपने फुल उसको बताना है कंपाइलर को, ठीक है।
तो ये दोनों के स्टाइल ऑफ कोड से आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि जो इम्पेरेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग है ये थोड़ा लेंथी है, इसके अंदर कोड ज़्यादा लिखा जाता है। और डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ जो कोडिंग है, प्रोग्राम है, उसके अंदर आपने जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी है और उस एक स्टेटमेंट ने सब कुछ कर दिया है, ठीक है। ये दोनों सेम लैंग्वेज का कोड है, ठीक है। सी शार्प का कोड है, ठीक है, ये दोनों। और आपको इससे समझ आ गई होगी, ठीक है, कि इम्पेरेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग क्या है और डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग क्या है। बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है। और क्योंकि प्रोग्रामिंग जब बंदा करता है, ठीक है, तो इन स्टाइल से बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसके कोड पे, कि वो कोड लेंथी होगा या कम होगा या कितने एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो आजकल है जो वीडियो है वो वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो इंट्रोडक्शन है, इसको मैं इसकी मज़ीद हम एक वीडियो 2 में बनाऊंगा, ठीक है। सो इतना काफ़ी है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।